नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर, जिसके जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ आकर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दल बनाया। 2 अक्टूबर के बाद से करीब 6 महीने तक 6-7 महीने तक लोगों का पूरा फोकस जन स्वराज के राजनीतिक संगठन और उसके ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2.5-3 साल के इस प्रयास के बाद आज जन स्वराज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर भाजपा जो अपने आप को बड़ा दल बताती है, उनका अपना आधिकारिक दावा है कि करीब 70 लाख लोग भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। जन स्वराज में अभी करीब 1.25 करोड़ लोग जन स्वराज में उसके प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं या प्राथमिक सदस्य हैं, और हर महीने औसतन 3.5 से 4 लाख लोग बजाता पैसा देकर जन स्वराज की सदस्यता ले रहे हैं। अब जून महीने से हम लोगों ने जो इसका राजनीतिक कैंपेन है वो शुरू किया है बिहार बदलाव यात्रा के नाम से, जिसका लक्ष्य यह है कि बिहार की जनता को जाकर ये बात बताई जाए कि आज से 50 साल पहले जिस जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने, आंदोलन ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जिस संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण जी ने कही, उसका परिणाम रहा कि देश के कई हिस्सों में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूं? तो इसलिए कि जब ये आंदोलन जयप्रकाश जी का हुआ, तो आप आंकड़ों को देखेंगे तो 1975-77 के जमाने में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और दुर्भाग्य देखिए कि आज 20 वर्ष नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, पलायन वाला राज्य बिहार ही है। और यहाँ पर पिछले 20 वर्ष में 18-17 वर्ष भाजपा और एनडीए की सरकार रही, भाजपा नीतीश की सरकार में रहे। क्यों इसका महत्व, इसको आप जरा समझिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो अक्सर बताते हैं कि 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, ये उनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में, शाम में जब लोग पढ़ाई करें, खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के ही शब्दों में 10 वर्ष में, 12 वर्ष में गुजरात में इतनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 वर्ष से शासन में है, और बिहार जहां 2005 में खड़ा था वहीं पर आज भी खड़ा है। इसलिए बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने, लालू जी के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बदलाव मजदूरी है ये खत्म हो, इसी के लिए सिताब दियारा से, जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से मैंने यात्रा शुरू की और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के हर विधानसभा, हर प्रखंड तक पहुंचा जाए। लोगों को एक बार इस बात के लिए सजग किया जाए, जागृत किया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नाली गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दे लिया। एक बार जगो,
बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो जन स्वराज का एजेंडा है, बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। जो 50 लाख लोग आज गरीबी और मजबूरी में अपना घर, परिवार, गांव, जिला छोड़कर बाहर चले गए, वो 10-12 हजार के लिए अपने परिवार के साथ रहना उनको सुलभ नहीं है। वैसे लोगों को साल भर के अंदर बिहार में वापस लाया जाए, उनको 10-12 हजार का कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब आपके जो सवाल हैं मुझसे या आपके अध्यक्ष जी से, तो आप कृपा करके वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों सीमांचल में जो काफी फर्जी वोटर आईडी मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ चूक हुई है? देखिए, ये वोटर आईडी का जो बखेड़ा है, ये अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। एक बात समझने की है, वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो हमारे आपके या किसी दल के अधीन नहीं है। हर साल उनका काम है कि जब भी चुनाव हो तो एक संशोधित वोटर लिस्ट बने, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है। अभी 1.5 वर्ष पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। उसी वोटर लिस्ट से देश की पार्लियामेंट का, जो सबसे बड़ा सदन है इस देश का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके जरिए यहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आपको पता है कि वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मोदी जी की और नीतीश जी की ही सरकार है। तो आपने कैसे अलाउ किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं, तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? तो भैया किसी भी तरीके से वो आर्गुमेंट देंगे, ये यही साबित होगा कि गलती उनकी है। ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 वर्ष के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, और खासकर उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो इस व्यवस्था से के मारे हुए लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था और इस भ्रष्टाचार से की वजह से जिनका जीना दुभर है, जो जानते हैं वो कभी भाजपा को, लालू को वोट नहीं देना चाहते हैं, अब लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था, उनके सामने एक जनसुराज का नया रास्ता, नया विकल्प मिल गया है। तो अब भाजपा वाले, एनडीए वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के युवा, इस तरह के प्रवासी मजदूर या समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए, और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मेरा आपके माध्यम से लोगों से एक अपील है, आप घबराइए नहीं, कोई चुनाव आयोग आपका नाम नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने और तय करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग भी ये समाज को जगाइए, बताइए, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लाइए जिससे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड किया जा सके। आपका नाम काटना, आपका राशन पानी बंद करना, आपकी सरकारी व्यवस्था से मिलने वाली मदद को बंद करना, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। तो थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा। लड़कर लोगों को अपना हक लेना पड़ेगा, और वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसको किसी को नहीं छोड़ना है। आपके पास अगर कागज नहीं है, लोग आपका नाम काट रहे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से आपका सरोकार है,
जनसुराज अच्छा लगता है तो जनसुराज के पास आइए, दूसरा कोई दल अच्छा लगता है उसके पास जाइए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए और देने के लिए जरूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित कराइए। अगर आपकी पूरी क्षमता नहीं है तो जो राजनीतिक दल हैं वो आपकी आवाज बनेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार का हर शहरी, हर नागरिक, उसकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम रहे, वो वोट करे, ताकि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। और जो भाजपा और एनडीए के लोग चुनाव आयोग के जरिए पिछले दरवाजे से जीत हासिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाए। दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन पे आपने आरोप लगाया था मेडिकल कॉलेज ब्रीफ किया क्या? बीजेपी के हाँ जी, बोलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे आपने कहा कि वो मेडिकल कॉलेज को, माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज को कब्जा कर लिया, लेकिन एक बात सामने आया कि जिस गुरदयाल सिंह को लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसको करतार सिंह अपने जीवित रहते हुए 2018 में ही उस ट्रस्ट से हटा दिया, जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जी मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आप पत्रकार होकर इतने सजग हैं कि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गुरदयाल सिंह नहीं थे, मौलेश्वर सिंह ने उस कॉलेज की स्थापना की। उनकी 5 बेटियां हैं, 3 लड़के, करतार सिंह 1 लड़के थे। मौलेश्वर सिंह की पत्नी वहां लाइफ ट्रस्टी थी, और ट्रस्ट डीड पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ ट्रस्टी है वो किसी भी हालत में उससे हटाया नहीं जा सकता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो लीगल एयर होते हैं उनको उस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। ये तो लीगल मैटर है, चलने दीजिए। हम लोगों ने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि हमने गलत आरोप लगाया, आप पत्रकार होकर इतने सजग हैं, और दिलीप जायसवाल बेचारे कितने निसहाय हो गए हैं कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास कितना भी कम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका टीका उठाया है, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में, जिसमें कि वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे, उन सब को हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं है, ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल दें, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दें। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया, ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दें कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश साहब की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए। कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉन्फिडेंस लिया है, दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड है। नेम्ड एक्यूज्ड है। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेड DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोगों के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया। तो ये जानना चाह रहे हैं, और हम अगर गलत कर रहे हैं तो दिलीप जायसवाल कोई असहाय व्यक्ति तो है नहीं, उनकी सरकार है, हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे। अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सके। दूसरी बात तो छोड़े, तो तुम्हारे जरिए और आपके जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए सवाल पूछ के हमको डरवा सकते हैं। अभी कल घोषणा की है 18 से पहले
दिलीप जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया है। चाल चरित्र चेहरा का बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष, उस पर मर्डर का जैसे संगीन आरोप हैं। आप केस डायरी मैनेज करते हो, कोर्ट को मैनेज करते हो, सिखों के कॉलेज को कब्जा किए हो और समझते हो कि प्रशांत किशोर डर जाएगा, हैं? आपको लग रहा है कि हम ऐसे भक्ति संभलने वाले हैं। इनकी हालत तो ये है कि लालू जी जैसे व्यक्ति जिसको कोर्ट ने चारा चोर के चारा मामले में दोषी करार दिया, उनको भी अगर आप कहते हैं कि आपने एनिमल हस्बेंड्री में गलती किया, उनके पार्टी वाले भी जवाब देते हैं। दिलीप जायसवाल का मुंह अभी तक खुला नहीं है डर के मारे, और आप जैसे साथियों की मदद से भी नहीं बेचारे बोल पाएंगे। भाजपा का 19 प्रवक्ता है, उनका हिम्मत नहीं है कि एक आदमी जवाब दे दे। प्रशांत किशोर ने बोला है, हम बिहार के छुटभैया नेता नहीं हैं, एक एक फैक्ट, एक एक डेटा, एक एक कागज बनाकर रखे हैं। दिलीप जायसवाल को जवाब देने दीजिए। पहले तो जवाब दे नहीं पाएंगे, और अगर देंगे तो उसका पूरा समुचित उपाय दिया जाएगा। जिस फर्जी आदमी की बात कर रहे हो, हम गुरदयाल सिंह के स्पोक्स पर्सन थोड़ी ना है भाई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलेश्वर सिंह की बेटियां भी बैठी हुई थी, जो आपको शायद नहीं दिखा। उसी मौलेश्वर सिंह की 5 बेटियां हैं, और पांचों करतार सिंह से पहले, आपको अगर जानने की जितनी इच्छा है तो करतार सिंह से पहले उस कॉलेज के कर्ता धर्ता के तौर पर मौलेश्वर सिंह की बेटी थी, जो चंडीगढ़ में रहती है, जो उस कॉलेज को चलवाती थी। ठीक है ना? तो पूरी जानकारी मेरे भाई इकट्ठा कर लो, फिर आकर सवाल कीजिएगा। सवाल करना आपका काम है, पत्रकार कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरा करके आइए। ठीक है ना? पूरी तैयारी करके आइए, तब मजा आएगा सवाल का जवाब। सर, तेजस्वी यादव का एक विवादित बयान आया है, मंजूरी दी है कि 1 करोड़ लोगों को पिछले अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार दिया जाए। अच्छी बात है। ये विजन आपका भी है? बिल्कुल ना, मेरा ये विजन नहीं है। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा, हम तो मन से कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का, और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आनी चाहिए। मेरा आंकड़ा नहीं है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है, जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए, और नीतीश कुमार कह रहे हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लीजिए हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देकर दिखा। अब 1 लाख दे दो, हम मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता था, लिखा था ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया, अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखाओ। दूसरा सवाल, इनके भतीजा है तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उसे एक सवाल पूछिए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं, एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं, उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो
तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम पता है वो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है। हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो तुम्ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैं देख रहा था गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई रोजगार खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले तो उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े कम्युनिस्ट हैं, अगर 2500 रुपया बिहार में हर महीना को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? भाई कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2500 रुपये महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2500 रुपया महीना दे देंगे। अगर 2500 रुपया आप यहाँ महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए 6 करोड़ महिला रहती है। अगर बच्चियों को हटा भी दे, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दे, तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2500 रुपया हर महिला को दोगे तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का उतना बजट ही नहीं है। तो हमने कभी कहा कि भाई चिदम्बरम जी यहाँ के छोड़िए, राहुल गांधी की कितनी समझ छोड़िए, चिदम्बरम जी एक बार पटना आ गए और वो बिहार की जनता को एक्सप्लेन कर दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से। अगर चिदम्बरम जी सब इसको एक्सप्लेन कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये आरजेडी कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है। लेकिन चिदम्बरम जी आकर ये बता दे बिहार में कि कहां से 2500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा, और क्यों ये योजना कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पा रही। ये चिदम्बरम आकर बता दे, बिहार की जनता मान लेगी। अरे भाई ये वोट लेने का निरा बेवकूफ बनाने का उपाय है, न ये मिल सकता है न इनको देना है। आप और हम मूर्ख बन के इसमें फंसेंगे और फिर कल रोएंगे कि हमको ठा दिया। आपसे एक सवाल है, आपसे कई ऐसे कार्यकर्ता जो खुद को भावी उम्मीदवार कहते हैं, महीनों से वो क्षेत्र में काम करते थे और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दिया आपकी। जी ठीक है, उनका ये कहना है, उनका इल्जाम है आपके ऊपर कि आपकी नीति बदल गई। जो नीति आपकी पहली थी, स्वच्छ छवि, साफ सुथरी राजनीति, सही लोग, सच्ची बात, ये आपका आप इससे दिख गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कन्हैया कुमार का, कि कन्हैया कुमार जो एक दागी आदमी है, सॉरी मनीष कश्यप, जो दागी आदमी है, उसको आपने पार्टी में लिया, और कन्हैया कुमार की भी बात मीडिया में चल रही है कि कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। चलिए आपकी बात से शुरू करते हैं। कम से कम आपने ये तो कहा कि पहले हमारा रास्ता ठीक था, इतना तो मान रहे हैं। जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि जन सुराज साल भर पहले जितने लोग जन सुराज को पूर्णिया में जानते थे, या जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं और उससे कम लोग जुड़े हैं। आप बता दीजिए मेरे भाई, जन सुराज होता ये है, आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे, बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं
तो आप चाहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए और दूसरा कोई ना बैठे, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप हम बस में बैठ के कतर में कितना भी बैठा हो आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठ। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं आगे जनसुराज में, वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन ना हो, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा दावेदार ना आए। ये तो भाई संभव नहीं है। तो जिस दिन मनीष कश्यप आपने कहा, मनीष कश्यप दागदार आदमी, किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट है, तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती है हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जनसुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो किसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, इससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, इसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का तो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भागीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है, लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती है नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जनसुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं है, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं है, हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए, उसको छोड़ न दिया जाए। वॉशिंग मशीन जनसुराज में भी आगे आप, ये वॉशिंग मशीन नहीं है, आप नहीं समझे। अगर आप गांधी को जानते, पढ़े लिखे हैं, गांधी को आपने पढ़ा है, तो ये गांधीवाद है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता रियलाइज करे कि मैंने से गलती हो गई, तो ये चाहे आप गांधी को मानते हैं तो भी ये गांधी का रास्ता है, अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए, अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहे। अब अगर वो जनसुराज में आने के बाद भी गलती करेगा और तब हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जरूर उंगली उठा सकते हैं। बेरोजगारी पलायन की बात तो सभी करते हैं। भ्रष्ट लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, चाहे कहीं की बात आप करें, जिस बात को प्रशांत किशोर जी इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विचार के आधार पर किसी और विचार को वो फॉलो कर रहा हो और उसे रियलाइज हो जाए कि वो विचार ठीक नहीं था और वो जनसुराज में आके जनसुराज के विचारों को वो आगे बढ़ाना चाहे, तो हमें तो स्वागत करना चाहिए। इससे बीजेपी की वॉशिंग मशीन से इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। वॉशिंग मशीन तो सब ठीक है, वॉशिंग मशीन इसलिए आप सरकार में है, उस पर सीबीआई का केस किए अब फिर उसको लाकर और करके कमेटी ठीक सीबीआई से दिलवा दिया। हम लोग के पास तो सरकार वाला डिपार्टमेंट है नहीं, हम लोग तो सरकार में नहीं है, हम लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, और जो आदमी को रास्ता पकड़ना चाहता है उसका स्वागत। शिक्षा बेरोजगारी और पलायन की बात सभी कर रहे हैं। प्रिंसिपलों की जो नियुक्ति है डिग्री कॉलेजों में वो ड्रॉ के माध्यम से की जा रही है। गलत है, लेकिन इस पर गवर्नर साहब का बयान आया है, आपने सुना होगा। गवर्नर साहब ने प्रेस में कहा
कि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है, इससे बचने के लिए मैंने ड्रॉ वाला सिस्टम बनाया है। तो एक तरह से इस राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये स्वीकार कर रहा है कैमरे पर कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि कोई निर्णय लेना संभव ही नहीं है। लॉटरी के आधार पर इसलिए निर्णय लिया गया है, बिल्कुल गलत है। पटना साइंस कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में कोई होम साइंस पढ़ाने वाले टीचर या प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना देना, ये 150 साल में पहली बार हुआ है। ये बिहार की शिक्षा के लिए बहुत घातक है। मुख्यमंत्री के दावेदार है जनसुराज से। जनसुराज इस बार व्यवस्था परिवर्तन का वाहक है और जनसुराज में इतने लोग हैं कि जीत कर अगर आने की क्षमता हम लोग में है, तो हम लोगों में ये भी क्षमता है कि जीत कर आने के बाद दल का नेता तय कर दिया जाएगा। और जब तय किया जाएगा तो आप जैसे पत्रकारों को हम लोग बुलाएंगे, उसकी घोषणा भी करेंगे और हाईवी पर आपसे चर्चा भी करेंगे। सर, एक तेजस्वी यादव का एक बयान आया, सूत्र और मित्र, क्या करें? बेरोजगारी और पलायन पर जो है सारी पार्टियां कहती है कि हम बेरोजगारी और पलायन दूर करेंगे, आप भी कहते हैं आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आपका क्या प्लान है, कैसे दूर? आपका शुभ नाम सर क्या है? रवि नाम। बुरा नहीं मानिएगा, आपकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति आप लगते हैं। आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जनसुराज के आने से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल ने, किसी नेता ने कभी बिहार में किया। क्या बात करते हैं आप लोग? मैंने अभी आपके साथी मित्र को कहा कि जब आप आ रहे हैं पीसी में, तो जैसे बिहार की सब व्यवस्था को सुधारना है, वैसे पत्रकारों को भी सुधारने की जरूरत है। आप आइए तो रिसर्च करके आइए। आपका जवाब कब देंगे? जब आप बताइए कि भाजपा के, राजद के, जदयू के किस नेता ने किस समय कहा कि बिहार से पलायन रोकना चाहिए। अभी तक नेता यही करते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो अभी तक यहाँ के नेता यही करते रहे हैं। अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर पूरा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 वर्ष पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कूड़ा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी करके गाली देता, तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी, दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज में ये बात कही है। जनसुराज ये भी बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। यहाँ पर बेवकूफ नेता ये अभी तक बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 23.25 लाख, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कैसे दे दो? अगर मान लो तेजस्वी यादव की बात मान लो, आपने 10 लाख नौकरी दे भी दिया तो भी 23 लाख से बढ़ के 33 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो जनसुराज ने उसका रास्ता बताया कि बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पलायन यहाँ सिर्फ मजदूरों का नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है, जो बैंकों के माध्यम से हर साल होता है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बैंक यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। बिहार से हजारों बच्चे कोटा में, IIT में, बड़े कॉलेजेस में पढ़कर वहीं पर नौकरी रोजगार कर रहे हैं, वो बिहार वापस नहीं आ रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है।
जिस दिन ये बैंकों से पैसा जाना रुक जाएगा, जिस दिन बिहार के पढ़े लिखे समझदार युवा बिहार में आकर नौकरी रोजगार करने लगेंगे, अपने आप सारा श्रम का पलायन रुक जाएगा। क्या आप रिजर्वेशन को पलायन का एक कारण मानते हैं? रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? ये रिजर्वेशन का भूत आप लोग ऐसा यहाँ समाज में बांटा है। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कई डेटा को बांटा 23.25 लाख लोगों को नौकरी है। ये हुआ बिहार की आबादी का 1.97%। 2% से कम लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। रिजर्वेशन इसमें 20% हो, 40 हो, 60 हो, 100 हो, 23 लाख लोगों को इनको असर पड़ेगा। लेकिन समाज को बांटने लड़ाने के लिए ये 23 लाख की बात ना करके रिजर्वेशन का आप बता रहे हैं हम 60 कर देंगे, 80 कर देंगे। अरे भाई आप 100 कर दो, अगर आप 70% भी रिजर्वेशन कर दो तो भी 13 करोड़ लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। ये भ्रम में मत रहो भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सरकार आती है तो कितने दिनों में लगता है कि आपको पलायन रोक लीजिए? 1 साल के अंदर, कितने दिन नहीं, सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। इसके लिए मैंने ये भी बताया कि कैसे किया जाएगा। एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और जैसे रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान भारत के बंटवारे पर तो उनको जमीन साधन व्यवस्था दी गई थी, जैसे बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हुआ तो वेस्ट बंगाल में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट था। 1.25 करोड़ लोगों को बिहार में बंगाल में लाकर सेटल करने के लिए, वैसे ही बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनने के साथ ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक फुल फ्लेजेड मंत्रालय विभाग होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि 50 लाख से ज्यादा लोग जो मजबूरी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। ये काम इस सरकार ने भी घोषणा की थी कोविड के दौरान, आपको याद होगा। 23.5 लाख लोग रजिस्टर नहीं किए थे, लेकिन सरकार उसके बाद सो गई। 23.5 लाख लोग वापस आए थे। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हमको अगर कुछ भी व्यवस्था मिल जाए, 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन हम बिहार में रहेंगे। सरकार ने उनको 1000 रुपया कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी दिया था, सब्सिस्टेंस। लेकिन उसके बाद सरकार सो गई, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन हम लोग ने जो योजना बनाई है, पूरा फुल टाइम 24/7 पूरी व्यवस्था सबसे पहले ये लगेगी कि बिहार में पलायन को रोका जाए, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह सके, 2 रुपए कम कमाए, लेकिन उसको बॉम्बे दिल्ली में जाकर गाली न सुनना पड़े, लात जूता न खाना पड़े, कोई उसके साथ बदतमीजी न करे। बाहर लोग जाएंगे लेकिन लोग स्वेच्छा से जाएंगे, अपने मजबूरी में नहीं जाएंगे। वो व्यवस्था साल भर में